हाँ तो बच्चों देखिए, आज की क्लास हमारी क्लास 10th की है। एसएसटी बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व। चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, और यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने यूरोप के देशों में, यूरोप महाद्वीप के जो देश थे उनमें किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावनाएं फैलती गई और वो विचार हमारे देश तक भी पहुंचे, एशिया में भी पहुंचे। भारत में राष्ट्रवाद जो था वो भी जरूरी था। औपनिवेशिक शासन काल में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आजादी के लिए एक लड़ाई, वो राष्ट्रवाद की भावना के बिना नहीं लड़ सकते थे। राष्ट्रवाद की भावना के बिना आजादी की लड़ाई को हम पूरा नहीं लड़ सकते थे। इसलिए बच्चों वो भावना हमारे देश के नागरिकों के अंदर भी कूट कूट करके भरी गई या आ गई। औपनिवेशिक शासन जो कि हमारे देश को लूटने के मकसद से शासन चला रहा था, उसको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी था। अपना शासन, अपना देश और हम करेंगे शासन, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें उनके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी थी, और उसके लिए राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होना हर नागरिक को जरूरी था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के आने के बाद उसकी लहर सब तक पहुंची, और परिणाम ये हुआ कि एक नए प्रकार के विचारों से, नई प्रकार की व्यवस्था से हर देश अवगत हुआ, और वो भावनाएं, वो राष्ट्रवाद हमारे देश तक भी पहुंचा। उसी का परिणाम है कि आज हम आजाद भारत में स्वतंत्र रूप से हवा ले रहे हैं। तो बच्चों, जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई भारत में, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। दो पक्षों के बीच में, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, उनके बीच में यह युद्ध चला। मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, और उसके बाद उसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़े। जो परिणाम हमारे सामने आए, जो समस्या हमारे सामने आई प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उन समस्याओं में मैंने खास खास समस्याएं इसमें लिखी हैं जिन पर हम गौर करेंगे बच्चों। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, लगभग 4-5 साल युद्ध चला। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हुई। अगर हम इसको परिणाम के रूप में बोलें कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे, तो ये क्वेश्चन हमारा सही बैठता है। परिणाम भी कह सकते हैं इसको, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद के हालात जो हमारे देश के अंदर पैदा हुए, हम उस स्थिति के बारे में भी गुणगान कर सकते हैं। तो हम यही बातें लिखेंगे उसके अंदर भी। एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पैदा हो गई हमारे देश के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि 4-5 साल तक युद्ध का चलना और उसका प्रभाव हम ना भुगतें, ऐसा कैसे संभव है। दूसरा है रक्षा व्यय में भारी इजाफा। बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ विभिन्न देशों के बीच में, तो भारत को भी लगने लगा कि हमारे पास भी रक्षा क्षेत्र में आवश्यक सामग्री, सेना, सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में कब हमको इनकी आवश्यकता पड़ जाए। तो सरकार ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की, रक्षा के क्षेत्र में और अधिक पैसा खर्च करने के विचार बनाया, मन बनाया।
और उसके लिए फिर जो रक्षा बजट बढ़ाया गया सरकार के द्वारा, उसकी पूर्ति कैसे कैसे की गई वो हम ही जानते हैं। उसमें सबसे पहली जो बात है, इस खर्चे की पूर्ति के लिए कर्जा लिया गया विदेशों से। सरकार ने कर्जा लिया, करों में वृद्धि की गई, टैक्स को बढ़ाया गया। देना हमको ही हमसे वसूलना था सरकार को। एक नया कर शुरू कर दिया, इनकम टैक्स, यानी आय पर टैक्स, इनकम पर टैक्स, जो कि पहले नहीं था। तो सरकार को जो बजट बढ़ाया गया वो बजट की पूर्ति करनी थी, और उस पूर्ति करने के लिए नए नए शुल्क लगाए गए। जो प्रेजेंट में शुल्क लगे थे उनको बढ़ाया गया, विदेशों से कर्जा लिया गया, और सीमा शुल्क भी बढ़ाया गया। सीमाओं पर सामान के आने जाने पर जो शुल्क चल रहा था, जो टैक्स चल रहा था, उसमें वृद्धि की गई, बढ़ोतरी की गई उनमें। इस प्रकार से उस खर्चे की पूर्ति सरकार ने हमसे की। उसी दौरान युद्ध के बाद कीमतों में वृद्धि, सामान की कीमत, आवश्यक जो सामान खाने पीने का या अन्य हमारे काम की चीजें थी, उनकी कीमतों में भारी वृद्धि नोट की गई। इसके अलावा बच्चों, गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती। जब हमें लगने लगा कि हमारे पास भी भरपूर सेना होनी चाहिए लड़ने के लिए, तो सरकार ने क्या किया, गांव गांव में जाकर के युवा बच्चों को, युवा लोगों को, युवा व्यक्तियों को जबरन सेना में भर्ती करने पर प्रयास किया। जबरन भर्ती किए गए युवाओं को, उनकी इच्छा थी या नहीं थी, परिवार की सेना में भेजने की इच्छा थी या नहीं थी, इसका ध्यान नहीं रखा गया, और उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया गया। 1918, 19 और 1920-21 में देश के एक बहुत बड़े हिस्से में फसल खराब होने के कारण 1918, 19 और 20-21, 18, 19 और 1920-21 में देश के बहुत बड़े क्षेत्र में फसलें खराब होने के कारण खाद्य पदार्थों में कमी आई। खाने की चीजों की सप्लाई कम होने लगी, उनकी कमी आई। फ्लू जैसी महामारी फैल गई। युद्ध के बाद में फ्लू जैसी महामारी का फैलना, ये भी शुभ संकेत नहीं थे हमारे देश के लिए। अकाल और महामारी के कारण 1921 की जनगणना के अनुसार अगर हम आंकड़े देखें, इस अकाल और महामारी, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल और महामारी के कारण अगर हम 1921 के जो आंकड़े देखें जनगणना के, तो उसके अनुसार 120 से 130 लाख लोग लगभग देश में मर गए थे। मतलब इतने लोग महामारी से और अकाल से मारे गए थे, या ये कहें महामारी और अकाल के कारण मर गए थे 120-30 लाख के आसपास। 1921 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है ये डाटा। उसी दौरान बच्चों 1915 में महात्मा गांधी का लौटना हुआ भारत। कहां से लौटे थे वो? साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की व्यवस्था एकदम बदल गई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए थे रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, क्योंकि वहां भी औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेजों का शासन था, और वो अंग्रेज जो थे साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों में भेद करके अपनी नीतियां बनाते थे और रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। और इस रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव जो था, इसी को रंग भेद की नीति कहा गया। बच्चों, इस रंग भेद की नीति के खिलाफ महात्मा गांधी ने जाकर के वहां पर
भूख हड़ताल की, सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह का जो उनका विचार था वो वहां पर अच्छा काम आया, प्रभावशाली रहा, और आखिर उनको वहां पर सकारात्मक परिणाम उसके मिले। 1915 में भारत जब लौटे महात्मा गांधी, तो उन्होंने हमारे यहाँ के हालात को देखा, और देख करके उन्होंने अपने सत्याग्रह के विचार को भारत में भी प्रयोग करने का विचार बनाया। अब सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे सत्याग्रह। सत्याग्रह जो विचारधारा है, जो विचार है, महात्मा गांधी जी ने दी। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं किसी के खिलाफ में, और उस काम को करने के हमारे इरादे नेक हैं, हमारे इरादे सही हैं, सोच हमारी अच्छी है, अधिक से अधिक लोगों के हित में है, तो सामने वाली पार्टी को, या हम ये कहें कि जो हमें परेशान कर रहा है, चाहे वो अत्याचारी है या कोई भी है, उसको मनाने के लिए हमें बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे इरादे नेक हैं और जनता के हित में हैं, तो हमें उस व्यक्ति को, सामने वाले अत्याचारी को, अन्यायी को इस प्रकार से झंझोड़ना है, उसके हृदय को, सत्य के मार्ग पर चल करके। हमें हिंसा नहीं फैलानी, अहिंसात्मक तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उसको इस प्रकार बदल देना है कि वो हमारे बातों को मानने के लिए अपने आप तैयार हो जाए। ये जो विचार था महात्मा गांधी जी का, ये विचार ही सत्याग्रह था। सत्य के मार्ग पर चल करके अपनी बात को किसी से मनवाना। अपनी बात को मनवाने के लिए कभी भी उन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया। अहिंसात्मक तरीके से, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखी, और आखिर उसमें उन्होंने उस बात को मनवाया। सामने वाला इतना मजबूर हो गया, इनके विचारों से इतना प्रभावित होकर के, और उन्होंने आखिर हमारी बातें मानना शुरू कर दिया। तो बच्चों, सबसे पहले जो सत्याग्रह का जो प्रयोग किया महात्मा गांधी जी ने, देखा बिहार में चंपारण, वहां के जो किसान थे उनको अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार ने मजबूर कर रखा था नील की खेती करने के लिए। अपनी जो जमीन है किसानों की, उसके हर एक बीघा के 3 गट्ठे जमीन पर, बच्चों का गट्ठा जो है यहाँ पर, ये गट्ठा जमीन की माप है। 1 बीघा में 20 गट्ठे होते हैं, तो 20 गट्ठे में से 3 गट्ठे जमीन पर किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था। ये वहां की अंग्रेजी सरकार का दबाव था किसानों के ऊपर, यानी कि 3 गठिया व्यवस्था थी वहां पर। इस 3 गठिया व्यवस्था के अनुसार हर एक किसान को अपनी खेती के 3 गट्ठा हिस्से पर, अगर 1 बीघा जमीन है तो 3 गट्ठे पर, जमीन 2 बीघा है तो 3 दूनी 6 गट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और एक बात और बच्चों, इस 3 गट्ठे जमीन को भी किसान अपनी इच्छा के अनुसार ये नहीं तय कर सकता था कि वो जमीन के किस 3 गट्ठे, किस हिस्से में वो नील की खेती करे। उसमें किसान की इच्छा नहीं थी। अंग्रेजी सरकार जहां चाहती थी उस जगह पर वो 3 गट्ठे जमीन पर खेती करवा सकती थी नील की। बच्चों, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है
कि वो 3 गट्ठे जमीन पर नील की खेती करने से हमें नुकसान क्या था भाई, क्यों विरोध किया हमने इसका, नील की खेती कर लेते हम। लेकिन इसकी कुछ कारण थे बच्चों इसके, इस वजह से इसका विरोध किया गया। कारण क्या थे? सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि नील की खेती करने से किसानों की जमीन की उर्वरक क्षमता, जो उपजाऊपन होता है बच्चों, वो समाप्त होता है, खत्म होता है या कम होता है। उपजाऊपन का कम होना। दूसरी बात, नील की खेती करने के बाद जब नील पैदा होती थी उसकी किसानों को कीमत बहुत कम मिलती थी। तीसरा कारण यह था कि इस नील की खेती से, खेती कर ले कोई बात नहीं, लेकिन खेती में जो 3 गठिया व्यवस्था थी, वो 3 गठिया व्यवस्था किसान अपने इच्छा के अनुसार तय नहीं कर सकता था कि वो 3 गठिया जगह उसकी जमीन के किस क्षेत्र में उसको खेती करनी है, वो भी तय सरकार ही करती थी। ये भी एक कारण था। तो इस प्रकार से जमीन का नुकसान करना, कीमत कम मिलना, सरकार का दबाव होना, ये सारी व्यवस्था गांधी जी को पसंद नहीं आई। किसानों की ये हालत उनको दयनीय लगी। उन्होंने उनके बारे में सोचा और उस सरकार के खिलाफ वहां जाकर के आंदोलन किया। आंदोलन का तरीका क्या था बच्चों? वही सत्याग्रह। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? तो बच्चों इसका आंसर हमारा है बिहार के चंपारण जिले में, किसानों के लिए। अब ये जो प्रयोग किया गया उससे, इसके लिए महात्मा गांधी जी को भूखा भी रहना पड़ा, अहिंसा तरीके से आंदोलन किया उन्होंने, किसानों का साथ दिया और आखिर अंग्रेजी सरकार को उनकी बात, उनकी मांगे माननी पड़ी। प्रभावित हुए उनके आंदोलन से और प्रभावित होकर के उन्होंने किसानों की मांगों को मान लिया और ये उनकी सफलता का पहला परिचय था। नंबर 2, खेड़ा गुजरात में बच्चों, खेड़ा गुजरात का जो आंदोलन है, जो किताब में 1917 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 1918 में लिखा हुआ है। अगर हम किताब को सही मानते हैं तो 1917 में हुआ ये, और अगर हम और सोर्सेज को देखते हैं तो कई जगह पर इसका 1918 में लिखा हुआ है, लेकिन किताब में 1917 है। ये खेड़ा गुजरात, खेड़ा जगह का नाम है गुजरात के अंदर। वहां जो किसान थे उनकी खेती का बड़ा नुकसान हुआ 1917 में। तो किसानों ने क्या मांग रखी कि हमारी जो लगान वसूली है उसमें थोड़ा हमको छूट दी जाए, लेकिन सरकार उनकी बात को नहीं मान रही थी, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था। गांधी जी को जब पता चला, गांधी जी ने देखा कि गुजरात में किसानों को सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उन पर लगान वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है ऐसे हालात में भी, तो वो वहां गए और उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लेकर के, समझ करके और किसानों के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। सत्याग्रह किया उन्होंने और उस सत्याग्रह का परिणाम ये निकला कि सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांग मान ली गई और उनकी लगान वसूली पर उनको छूट दे दी गई। इसके साथ साथ किसानों को इतना परेशान नहीं किया गया। जब चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है, फसलें नष्ट हो गई, तो ऐसे हालात में किसान लगान को किस प्रकार से चुका सकते थे? तो बात वही है, लेकिन समझाने का तरीका सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने अपने दूसरे नंबर पर जो प्रयोग करके देखा सत्याग्रह के विचार को, तो वो खेड़ा गुजरात था
और वहां जाकर उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और आखिर सरकार को उनकी मांग के सामने झुकना पड़ा और उनकी मांग को मान लिया गया कि उनके लगान में उनको छूट दी गई। इसके बाद बच्चों तीसरा जो हमारा है वो है अहमदाबाद गुजरात, मिल मजदूरों के लिए। सूती कपड़ा जो मिल थी, वहां के मजदूरों के जो काम करते थे मिलों में, उनके लिए उन्होंने तीसरा प्रयोग किया अपने सत्याग्रह के विचार का। सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी सत्याग्रह के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, और उस लड़ाई में वो विजयी हुए, उनको सफलता मिली। वहां क्या समस्या थी बच्चों? मिल मजदूरों को अच्छे हालात नहीं मिल रहे थे काम करने के मिलों में, एक बात। दूसरा, उनका जो बोनस था, मिल में जो बोनस दिया गया था उनको, उस बोनस को वापस लिया गया। सत्याग्रह के आधार पर महात्मा गांधी जी ने अपने विचार रखे और वहां के हालात को ठीक करवाने, काम करने की स्थिति को ठीक करवाने, कहने का मतलब ये हुआ कि मिल में मजदूरों के स्वास्थ्य की, मजदूरों की स्थिति की, मजदूरों की आर्थिक स्थिति की मिल मालिकों के द्वारा अनदेखी की गई। मिल मालिक उनके हालात को न देख करके उनकी तनख्वाह कम कर रखी थी, काम के घंटे ज्यादा थे, महिलाओं के लिए कोई विशेष छूट नहीं थी, छोटे बच्चों को रखने के लिए वहां पर कोई जगह नहीं थी। इस प्रकार की समस्या उनके मिल मजदूरों के सामने थी। ऐसे हालात में गांधी जी ने उनकी बातों को उठाया, उनके मुद्दों को उठाया और सरकार के सामने रखा। तो इसमें एक मुद्दा, एक मांग और थी मिल मजदूरों की कि अपनी सैलरी में 35% वृद्धि करने की मांग, अपने वेतन में 35% तनख्वाह बढ़ने की मांग भी थी। तो इस व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का तीसरा प्रयोग किया, तीसरी जगह पर अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए, और उसमें उन्होंने विजय हासिल की। मिल मालिक जो थे उनकी मांगों को मान गए और मजदूरों की तनख्वाह में 35% का इजाफा किया गया और उनकी विशेष छुट्टियों का व्यवस्था की गई। उनके स्वास्थ्य के लिए खास ध्यान रखे गए, काम के घंटे जो ज्यादा कर रखे थे उनको कम किया गया। इस प्रकार कई सारी बातों को मिल मालिकों को मानना पड़ा और उनके लिए ये सुविधा देनी पड़ी, और यहाँ पर ये उनकी सत्याग्रह की तीसरी विजय थी। बच्चों, गांधी जी के आने से भारत की जो राजनीति में बदलाव आए, भारत की स्थिति में बदलाव आए, वो हम सबको पता होना चाहिए। उनके प्रयास, अथक प्रयास थे और वो प्रयास हमारे देश की आज़ादी में काम आए। अब जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, वो रोलेट एक्ट वगैरह, उससे आगे चलेंगे। आज ही क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।